हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एनसीईआरटी की इस सीरीज़ में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग हिस्ट्री की एनसीईआरटी देख रहे हैं क्लास 6 से लेकर 12 तक। तो इसी कड़ी में हमारा हिस्ट्री का क्लास 7th की है एनसीईआरटी और हमारा क्लास है 6 और इसी तरह से हम लोगों का लेक्चर भी 6 हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा 6 वाला चैप्टर का नाम है नगर व्यापारी और शिल्पी जन। तो ये देखिए, ये इम्पोर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने इसे काट दिया है। तो आप भी ऐसे देखिए, यूपीएससी की तैयारी में ज़रूरत ये है कि क्या क्वेश्चन आने लायक है क्या नहीं है। सब इसमें नहीं पढ़ना है, कुछ पढ़ना है कुछ छोड़ना है और उसके बाद स्टैंडर्ड बुक की तरफ आगे बढ़ना है। देखिए, सूरत को आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, उसके बाद से मसूलीपट्टनम, ये हम्पी, ये सब जो प्रमुख नगर हैं, इसको यहाँ पे मदुरई है देखिए, ठीक है, ये सब प्रमुख नगर हैं। तो इनको थोड़ा सा ध्यान में रखे रहिएगा, दिमाग में मैप रहे कि हाँ कहाँ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हम प्रशासनिक केंद्र कुछ देखते हैं। आइए जल्दी जल्दी देखते हैं। प्रशासनिक केंद्र चोल वंश के बारे में पढ़ लिया गया, दूसरे अध्याय में मैंने बताया था आपको। अब देखिए, घोड़े पर सवार होकर चोल राजाओं की राजधानी तंजावुर, अब ये बात आपको ध्यान में रखनी है, चोल राजाओं की राजधानी कहाँ है तो तंजावुर है। ये बात आपको ध्यान में, जैसे कि वह 1000 पहले था कि यात्रा चले। वर्ष के 12 महीने बहने वाली कावेरी नदी इस सुंदर नगर के पास बहती है। अब देखिए, तंजावुर जो नगर है उसी के आसपास कावेरी नदी बहती है, आपको ये बात याद रखना है। एक बार यूपीएससी ने पेन्नार नदी के बारे में पूछ रखा है, तो उसको भी आप थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। मैप में देख लीजिएगा, आंध्र प्रदेश में है। लोग नगर के वास्तुकला, कुंजर कल्लम, राजराज पेरुथचल्लन की कला वस्तु की प्रशंसा करते हुए नहीं थकते। हमें वास्तुकारों का नाम इसलिए पता है क्योंकि उनके गर्भ से अपने नाम का मंदिर की दीवारों पर उत्कीर्ण करवाया है। मतलब कैसे पता चलेगा कि ये काम उन लोगों ने किया है? तो अभिलेखों के माध्यम से, मंदिरों के माध्यम से, जो उकेरा गया वहाँ पे जो चित्र बनाए गए हैं उसके माध्यम से पता चलता है। अब देखिए, चोलकालीन वास्तुकार था, कौन था चोलकालीन वास्तुकार? तो देखिए यहाँ पे है कुंजाउर मल्लनन, राजराज पेरुथचलन, ये आप याद रख लीजिएगा। वैसे ये सब स्टेट पीसीएस में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरह के, यूपीएससी में इस तरह के क्वेश्चन कम ही आते हैं, लेकिन इस बार तो काफ़ी ज़्यादा फैक्चुअल पूछ लिया था। तो आगे बढ़ते हैं। नगर उन बाज़ारों की हलचल से भरा हुआ है जहां अनाज, मसालों, कपड़ों, आभूषणों की बिक्री हो रही है। नगर के अन्य जलापूर्ति कुओं और तालाबों से की जाती थी। ठीक है, अब देखिए, नगरों के लिए जल की आपूर्ति कुओं और तालाबों से की जाती थी, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तंजावुर और उसके निकटवर्ती नगर, देखिए मैंने कहा था मैप में उरैयूर के बारे में, तो देखिए यहाँ पे दिया है। उरैयूर शाली बुनकर मंदिर के उत्सव के लिए झड़ियाँ बनाने का कपड़ा, राजा अभिजात्य वर्गों के लिए बढ़िया सूती वस्त्र और जनसाधारण के लिए मोटा सूती वस्त्र तैयार किया जाता था। जो भाई अमीर है वो अच्छी क्वालिटी की सूती वस्त्र यूज करता था और जो निम्न वर्ग के थे वो मोटे सूती वस्त्र का उद्योग, मतलब कपड़े पहनते थे। इससे ये बात तो पता लगती ही है। यह देखिए, यहाँ कुछ दूरी पर स्वामी मलाई में अथवा मूर्तिकार उत्तम कांस्य मूर्तियाँ तथा मूर्तियाँ कैसे की होती थी, कांस्य की होती थी, तथा लंबे लंबे घटा धातु के दीप बने हुए हैं। स्थापति मूर्तिकार, ये आपको मैंने बता दिया, वही है, वही लिखा है। आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए थोड़ा सा एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, ये ऑप्शनल वालों को ध्यान में रखना है कि तंजावुर एक मंदिर नगर का उदाहरण है, मंदिर नगर का। तो नगर का विकास है, ऑप्शनल वाले ध्यान में रखेंगे, तो हम लोगों को इसमें ध्यान नहीं रखना है। जिसका हिस्ट्री ऑप्शनल होगा वो देखेगा इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए,
कांस्य घंटा धातु और लुप्त लोम तकनीकी। कांस्य एक मिश्र धातु होती है जो तांबे और टिन यानी कि रागे, रागे अगर कहीं क्वेश्चन में आ गया तो रागे मतलब टिन होता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, लंबे से बनती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं चोल कालीन कांस्य मूर्तियाँ जो हमने अध्याय 2 में देखा है, लुप्त मोम तकनीकी से बनाई गई थी। ठीक, अब देखिए कांस्य मूर्तियाँ तांबे और टिन से बनी होती हैं, इसे राग भी कहते हैं। इसका जो सार का जो लब्बुल लुआब है मैंने यहाँ पे लिख दिया है ताकि आपको बिल्कुल इतना ही केवल अपने कॉपी में नोट करना है, ज़्यादा नोट नहीं करना है। यहाँ से आइए देखते हैं, देखिए मंदिर के मंदिर के कर्ता धर्ता मंदिर के धन को व्यापार साहूकार में लगाते थे। सनई सनई मतलब धीरे धीरे समय के साथ बड़ी संख्या में पुरोहित और क्या कहते हैं कामगार, शिल्पी, व्यापारी आदि मंदिर तक उनके दर्शनियों एवं तीर्थयात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मंदिर के आसपास बसते गए और इस प्रकार मंदिर नगरों का विकास हुआ। और इसी रीति में मंदिरों के चारों ओर अनेक प्रकार के आविर्भाव हुए। मध्य प्रदेश, ठीक है, भिल्ल स्वामिनी यानी कि भिसला या विदेशी, और गुजरात के सोमनाथ के कुछ अन्य महत्वपूर्ण मंदिर, नागर तमिलनाडु में कांचीपुरम, मदुरई आंध्र प्रदेश में तिरुपति, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अगर आगे बढ़ें हम तो देखिए तीर्थयात्री भी धीरे धीरे नगरों के रूप में विकसित हो गए, तीर्थस्थल भी और वृंदावन उत्तर प्रदेश में आपको पता है, तिरुवन्नमलाई तमिलनाडु, देखिए यहाँ से तय और यहाँ भी तय है। ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा अन्ना मलाई वलाई होते हैं, ये सब तमिलनाडु में होते हैं, तो अंदाज़ा रहेगा आपको। अजमेर राजस्थान 12वीं शताब्दी के चौहान राजाओं की राजधानी थी। अजमेर चौहान राजाओं की राजधानी थी, ये बात ध्यान रखनी है। आगे चलकर मुग़लों के शासन में वह सूबा मुख्यालय बन गया और यह नगर धार्मिक से अस्तित्व का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत हो गया। ठीक है, अब अगर हम देखें थोड़ा सा, ये देखिए जो मैंने ऊपर बता दिया वहाँ पे चौहान राजाओं की राजधानी क्या थी, अजमेर, मैंने बताया आपको। 12वीं शताब्दी में अजमेर निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित था, चौहानों से संबंधित था। ये स्टेट पीसीएस के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होगा आप लोगों के लिए। यहाँ पे थोड़ा सा देखना है, ज़्यादा कुछ देखना नहीं है। ठीक है, आइए देखते हैं, बस इतना ही आपको देखना है। देखिए पंथ मतों से हुआ करते थे और अजमेर में प्राचीन काल से ही तीर्थयात्री आते थे। अजमेर के पास ही पुष्कर सरोवर है, अजमेर में पुष्कर सरोवर है। अब देखिए इससे आप कला और संस्कृति से भी जोड़ सकते हैं। यह एकमात्र ऐसा मंदिर है जो ब्रह्मा जी का मंदिर है। ठीक है, तो पुष्कर में है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। पुष्कर मेला भी लगता है। अब देखिए ये सब इम्पॉर्टेंट नहीं है तो छोटे चलिए, क्योंकि हम लोग के पास जानते हैं यूपीएससी में टाइम कहाँ कितना देना है, ये बात मायने बहुत ज़्यादा रखती है। आइए देखते हैं यहाँ से थोड़ा सा। देखिए मणिग्रामम और नाना देवी, ये व्यापार संघ प्रायद्वीप के भीतर और उत्तरी पूर्वी एशिया तथा चीन के साथ भी दूर दूर तक व्यापार करते थे। ठीक है। अब अगर हम देखें इसके अलावा चट्टियार और मारवाड़ी, ओसवाल जैसे समुदाय भी थे। मणिग्रामम और नाना देवी, ये देखिए एक बार यहाँ से क्वेश्चन आया है यूपीएससी में, मणिग्राम और नाना देवी का संबंध किससे है। तो भैया ये बात आपको ध्यान में रख लेनी है मेरे प्रिय छात्रों कि इसका संबंध जो है मणिग्रामम का संबंध किससे है, व्यापारी से है। आप अगर आपका सब्जेक्ट अगर हिंदी साहित्य होगा तो उसमें श्रेष्ठी शब्द आता है, वो उसका संबंध भी आपका व्यापारी से है। तो ये दोनों आपको ध्यान रखनी है। चट्टियार और मारवाड़ी, ओसवाल जैसे समुदाय भी जो आगे चलकर देश के प्रधान व्यापारी समूह हुए। गुजराती व्यापारियों के लिए हिंदू बनिया और मुस्लिम बोहरा
दोनों समुदाय शामिल हैं। वे एक दूर दूर तक लाल सागर के बंदरगाहों व फारस की खाड़ी के पूर्वी अफ्रीका, दक्षिणी पूर्वी एशिया तथा चाइना से व्यापार करते थे और इन पत्तनों में कपड़े और मसाले बेचे जाते थे। बदले में अफ्रीका से सोना और हाथी का दांत एवं दक्षिण पूर्वी एशिया और चीन से मसाले, क्या कहते हैं, टिन, मिट्टी के नीले बर्तन और चांदी आदि लाते थे। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों के पास क्यों भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था? इसीलिए सोने की चिड़िया कहा जाता था क्योंकि वहाँ पे मिलने लगा था सब कुछ। जब वहाँ से यहाँ से हम लोग व्यापार करते थे तो सोना जो यहाँ पे लेकर आते थे, इसीलिए धीरे धीरे यहाँ पर सोना अधिक हो गया और भारत को सोने की चिड़िया कहा जाने लगा। अब देखिए एक बार यमन प्रिय देख लीजिए। अगर आपको कहीं काली मिर्च से संबंध मिले या काला सोना, इन दोनों को क्या कहते हैं? यमन प्रिय इसे कहते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। काबुल में थोड़ा सा आपको इतना ध्यान रख लेना है कि जो काबुल है, यहाँ से घोड़े मंगवाए जाते थे, रेशम के मार्ग से जुड़ा हुआ था ये बात आपको ध्यान में रखनी है। यही इसमें लिखा है और ज़्यादा कुछ इसमें लिखा नहीं है। ठीक है, मैंने पहले आपको बता दिया तांबे और चांदी से जड़ाई के काम किए जाते। अब देखिए इसको देख लीजिए थोड़ा सा। बीदर के शिल्पकार तांबे तथा चांदी से जुड़ाई के काम करने के लिए इतने प्रसिद्ध थे कि इस शिल्प का ही बीदरी पड़ गया। मतलब बीदरी किसे कहते हैं? बीदरी जिसमें तांबा और चांदी से की जड़ाई का काम किया जाता है उसे बीदरी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे सालिया या कैकोलार का संबंध किससे है? यही बस आपको बस इतना ही नोट करना है। सैलिया और कैकोलार का संबंध बुनकरों से है, ये आपको ध्यान में रखना है और ज़्यादा कुछ इसमें याद तो नहीं करना है। बस इतना जिससे मैंने किया है उतना आप नोट कर लीजिए और इसी को बार बार रिवाइज कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए शहरों के बदलते हुए भविष्य, इसमें कुछ है नहीं। यहाँ हम लोग देखते हैं मुर्शिदाबाद की अवस्थिति भागीरथी नदी के तट पर है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। भागीरथी नदी के तट पर मुर्शिदाबाद की अवस्थिति है। बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद है, पहले थी और अब तो कोलकाता हो गई है ना, ये बात आपको ध्यान में रखना है। और मुर्शिदाबाद रेशमी वस्त्रों के लिए महत्वपूर्ण केंद्र था, ये आपको ध्यान में रखना। हम्पी देखिए, हम्पी मसूलीपट्टनम और गुजरात नज़दीकी से एक नज़र इस पर देख लेते हैं। हम्पी की वास्तुकला का सौंदर्य। ठीक है, यहाँ हम्पी नगर कृष्णा और तुंगभद्रा नदी की घाटी में स्थित है। आप ये बात याद रख लीजिएगा कि हम्पी नदी जो है कृष्णा और तुंगभद्रा नदी की जो है घाटी में स्थित है। एक बार यहाँ से क्वेश्चन आया है हमारे ख्याल से स्टेट पीसीएस में या फिर यूपीएससी में आया है। यूपीपीसीएस में देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1936 में होती है। 1336 में होती है। अवस्थिति मैंने आपको पहले ही बता दी कि हम्पी की जो अवस्थिति है कृष्णा और तुंगभद्रा नदी की घाटियों में है। ये सब इम्पॉर्टेंट। अब देखिए यहाँ पे विजयनगर साम्राज्य भी हम्पी साम्राज्य का केंद्र था, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब ये सब देखिए पुर्तगाली यात्री डोमिनियो पेज ने 16वीं शताब्दी में हम्पी नगर का वर्णन किया है। ये भी आपको लेकिन डोमिंगो ने हम्पी नगर का वर्णन किया है, ये थोड़ा सा आप ध्यान में रख लीजिएगा। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना खाली इंपॉर्टेंट है तो इतना मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ देखिए मूरो चट्टियों और पुर्तगाली जैसे यूरोपीय व्यापारी का एजेंडा, देखिए ये भी है। मूरो हो गया आपका, चट्टी अभी मैंने पहले बताया, और पुर्तगाली, ये सब इनका संबंध व्यापार से है। तो ये देखिए मूरो का संबंध निम्नलिखित में किससे है? सामूहिक मुस्लिम सौदागरों से। ठीक है, चट्टी का संबंध किससे है? यूरोपीय व्यापारियों से। मूरो मतलब देखिए इसमें लिखा है सामूहिक, देखिए मुस्लिम सौदागरों के लिए सामूहिक रूप से प्रयुक्त नाम। मुस्लिम जो सौदागर होते थे उनके लिए ये मूरो शब्द यूज किया जाता था। मैं से मूरो और मैं से मुस्लिम, अगर इतना याद रखिएगा तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। और चट्टी मैंने पहले आपको बताया कि इनका संबंध व्यापारियों से है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें सूरत, थोड़ा सा इसमें देखिए जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सूरत मुगल काल के कैवे और कुछ समय बाद में अहमदाबाद के साथ साथ गुजरात के पश्चिमी व्यापार का वाणिज्य केंद्र पर बन गया और सूरत
ओरमुज की खाड़ी से होकर पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार करने के लिए प्रमुख द्वार था और सूरत को मक्का का प्रस्थान द्वार भी कहा जाता था। पश्चिम का प्रवेश द्वार सूरत, मक्का का प्रस्थ द्वार सूरत। ये आपको ध्यान में रख लेना है। यहाँ से यूपीएससी में एक बार ये PYQ आप अगर देखेंगे तो आप यहाँ से पाएंगे। हुंडी के बारे में एक बार पूछा था, तो हुंडी क्या है देख लेते हैं। देखिए, एक ऐसा दस्तावेज जिसमें एक व्यक्ति द्वारा जमा कराई गई रकम दर्ज की जाती है और हुंडी को कहीं अन्यत्र प्रस्तुत करके जमा की राशि प्राप्त कर ली जाती है। जैसे कि कभी कभी देखिए गुजरात में या महाराष्ट्र में ये सब एरिया में क्या बोलते हैं, अंगड़िया बोलते हैं। अंगड़िया मतलब ये मान लीजिए आपने यहाँ कोई सामान खरीदा और यहाँ से आपने आपको देखिए पेमेंट आपका यहाँ पे कोई अंगड़िया होगा, वो आपको यहाँ पे ये मान लीजिए आप महाराष्ट्र में है, ये है गुजरात, तो गुजरात का आदमी का एक आदमी यहाँ पे होगा, वो आपको पेमेंट कर देगा। ठीक है, उसी को आंगड़िया या हुंडी कहा जाता है। तो आप ये बात का ध्यान रखिएगा कि एक ऐसा दस्तावेज जिसमें एक व्यक्ति द्वारा जमा कराई गई रकम दर्ज करनी होती है और हुंडी को कहीं अन्यत्र प्रस्तुत करके जमा की गई राशि प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, आपके पास वो पर्ची होगी, आप उसे दिखाएंगे और वह रसीद आपको देख करके वो पैसा आपको दे देगा। इतना है, आगे बढ़ते हैं। जोखिम भरा मछलीपट्टनम के लिए चुनौती। मछलीपट्टनम या मछलीपट्टनम नगर कृष्णा नदी के डेल्टा में स्थित है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। प्लस ये आपको ध्यान में रखना है कि मछलीपट्टनम का किला हॉलैंड वासियों से बनाया गया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है तो मैंने काट दिया है। आपको अगर पढ़ना होगा तो पढ़िएगा, लेकिन टाइम वही है कि कितना वेस्ट किया जाए कहाँ पर। फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास में है, आपको ये बात ध्यान में रखना है। फोर्ट सेंट विलियम कलकत्ता में है, आपको ध्यान में रखना है। फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास में है और फोर्ट सेंट विलियम कलकत्ता में है। ये स्टेट पीसीएस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये देखिए थोड़ा सा वास्को डी गामा के बारे में थोड़ा सा जानते हैं हम लोग। 15वीं शताब्दी में यूरोपीय नाविक द्वारा समुद्री मार्ग की खोज में मूलभूत कार्य किया गया और उसमें इससे अनेक नाविक भारतीय उपमहाद्वीप तक पहुँचने के मार्ग को खोजने और मसाले प्राप्त करने की इच्छा से प्रेरित थे। पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा अटलांटिक महासागर के साथ व्यापार यात्रा करते हुए केप ऑफ गुड होप, ये जो ऐसे साउथ अफ्रीका में बना हुआ है यहाँ पे, उसी को कहते हैं केप ऑफ गुड होप। तो ये देखिए नाविक केप ऑफ गुड होप से निकलकर महासागर को पार करके भारत पहुंचा और उसे अपनी पहली यात्रा को पूरा करने के में 1 वर्ष से अधिक का समय लगा और 1498 में कालीकट पहुंचा और अगले वर्ष पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन लौट गया। और समुद्री यात्रा के दौरान उसके 4 से 2 जहाज़ नष्ट हो गए थे। 4 में से 2 जहाज़ नष्ट हो गए थे। 170 यात्रियों में से केवल 54 ही जीवित रहे थे और इन प्रत्यक्ष खतरों के बावजूद जो लोग खोले या खोजे गए वे अत्यंत लाभकारी सिद्ध हुए। और उसके बाद तो अंग्रेज, हॉलैंडवासी और फ्रांसीसी नाविक ने भी इसका अनुसरण करना प्रारंभ कर दिया। देखिए 15वीं शताब्दी में समुद्री मार्ग खोजने का कार्य वास्को डी गामा ने किया है, मैंने बगल से आपको लिख दिया। एक पुर्तगाली यात्री था वास्को डी गामा, 1498 में आया था, कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। ठीक है, उसका स्वागत किसने किया था ये भी आपको दिखाते हैं। ये देखिए, भारत पहुंचने के लिए समुद्री मार्गों की खोज का एक अन्य सुपरिणाम निकला जिसकी किसी में आशा नहीं थी। इस इटलीवासी क्रिस्टोफर कोलंबस ने भारत पहुंचने का मार्ग खोजने के लिए अटलांटिक महासागर को पार करते हुए पश्चिम की ओर यात्रा करने का निश्चय किया। उसका सोचना था चूँकि पृथ्वी गोल है इसलिए वह पश्चिम की ओर से भी भारत पहुंच सकता है। वह 1892 में वेस्ट इंडीज के तट पर पहुंचा। वेस्ट इंडीज का नाम इसी की भ्रांति के कारण है, मतलब उसने सोचा कि ये इंडिया है और वेस्ट में है तो उसने वेस्ट इंडीज उसका नाम रख दिया। ठीक है, इसके पीछे स्पेन और पुर्तगाली नाविक और विजेताओं की भी वहाँ आते थे और
उन्होंने मध्य और दक्षिण अमेरिका के बड़े बड़े जहाज़ों को अपने कब्जे में कर लिया और अक्सर उन प्रदेशों की अपनी आने वाली बस्तियों को नष्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। ये देखिए उसका स्वागत कहाँ किया गया था। तो स्वागत किसने किया था? राजा जो मंजोरिस द्वारा किया गया था, मंजोरिन द्वारा। और पुर्तगाली राजधानी लिस्बन है, मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए चैप्टर आपका ख़त्म होता है, इसमें कुछ है नहीं बताने लायक। ये कुछ इंपॉर्टेंट शब्द हैं, आप इसको देखिएगा, जैसे कि ये नगरीकरण, विश्वकर्मा, वाणिज्य केंद्र, ब्लैक टाउन, ठीक है, अभिलेख, दीवारों, ये सब आप देखिएगा। घोड़ों का देखिए, हाथियों के व्यापार केंद्र में था, हाथियों का नहीं था, घोड़े का था। ये बात मैंने आपको बहुत पहले बताई है अन्य लेक्चरों में। तो ठीक है, आपका ख़त्म होता है ये। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस लेक्चर, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी को इस लेक्चर के बारे में पता हो और सभी लोग मतलब क्वालिफाई करें, यही हम लोगों की कामना है, और हिंदी मीडियम आगे बढ़े। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।